India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने पैनल गठन पर जताई सहमति। कहा, समलैंगिक जोड़ों की समस्याओं को समझेगा पैनल। सीजेआई ने कहा, केंद्र जो भी रियायतें दे, कोर्ट संवैधानिक मुद्दे का करेगा फैसला। लुधियाना गैस रिसाव हादसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिलाधिकारी को मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया निर्देश। जांच कमेटी का किया गया गठन। 30 जून तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे राजूआना की मौत की सजा माफ करने वाली याचिका रद्द। अब गृह मंत्रालय राजूआना की दया याचिका पर लेगा निर्णय। करीब 10 साल से केंद्र सरकार के पास लंबित है दया याचिका। शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया ने पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। India Legal presents Courts Roundup. समलैंगिक शादी मसले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को समझने के लिए केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। याचिकाकर्ता समिति सुझाव दे सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, इस मामले के कुछ कानूनी पहलू भी हैं, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर हल नहीं निकल सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विवाह का सिद्धांत कानूनी पहलू है जो अदालत के क्षेत्राधिकार में है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार के संबंध में संवैधानिक मुद्दे का फैसला करेगा, चाहे केंद्र जो भी रियायतें दे। समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए पैनल का गठन होगा। पैनल ये भी देखेगा कि क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। ये पैनल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा। मेहता ने याचिकाकर्ता से सुझाव देने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपना सुझाव दे सकते हैं ताकि समिति इस पर ध्यान दे सके। पिछली सुनवाई में पीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या कोई कार्यकारी दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है ताकि समलैंगिक जोड़े संयुक्त बैंक खाते खोलने, जीवन बीमा पॉलिसियों में भागीदार नामित करने, भविष्य निधि आदि जैसे वित्तीय सुरक्षा उपाय कर सकें। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं और इसलिए सरकार द्वारा केवल प्रशासनिक फेरबदल से मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार से संबंध में संवैधानिक मुद्दों का फैसला करेगा, चाहे केंद्र जो भी रियायतें दे। सीजेआई ने कहा, सवाल ये है कि क्या शादी करने के अधिकार को विशेष विवाह अधिनियम में शामिल किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से न्यायालय को तय करना होगा। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि अगर सरकार की समीक्षा समलैंगिक जोड़ों को लाभ पहुंचाना है तो ये आगे के अधिकारों का दावा करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है। Your lordships have seen other judgments, but only one thing. Last, my lord, one page, para 148, my lord, that Oliari judgment which was relied upon, my lord, there the court, my lord, this was not read before your lordship, therefore it's my duty. The court records that in this country,
there is a larger consensus. Whether your lordships would adopt that doctrine or not. After that, there was a law after that. Exactly, my lord. Therefore, it there was a law, but they did not say marriage. They said same, I think it's a civil. Partnership. They said partnership. So, my lord, I am not reading, my lord, but I have collated all judgments on the point, my lord, and placed for your lordship's consideration. इससे पहले समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान शीर्ष कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने अहम टिप्पणी की थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि ये दिखता है। इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए संसद के पास निर्विवाद रूप से विधायी शक्ति है। ऐसे में हमें इस पर विचार करना है कि न्यायपालिका इस दिशा में कितनी दूर तक जा सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर समलैंगिक विवाह की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणामों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी न्यायिक व्याख्या विशेष विवाह अधिनियम 1954 तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके दायरे में व्यक्तिगत कानून भी चलन में आ जाएंगे। पीठ ने कहा कि शुरू में हमारा विचार था कि इस मुद्दे पर हम पर्सनल लॉ को नहीं छुएंगे, लेकिन बिना पर्सनल लॉ में परिवर्तन किए समलैंगिक शादी को मान्यता देना आसान काम नहीं है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलील पेश की थी और कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी न देना किसी व्यक्ति के साथ लैंगिक आधार पर खुला भेदभाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। ट्रिब्यूनल ने जिलाधिकारी को मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ में एक जांच कमेटी का भी गठन किया है जो अपनी रिपोर्ट को 30 जून तक सौंपेगा। कमेटी ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की भी सिफारिश कर सकता है। एनजीटी ने लुधियाना गैस रिसाव मामले में पंजाब राज्य PCB के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय ज्वाइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। एनजीटी ने ग्यासपुरा त्रासदी का स्वतः संज्ञान लेते हुए लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को हादसे में मारे गए 11 लोगों के वारिसों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। जांच समिति को 30 जून तक न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ट्रिब्यूनल 30 अप्रैल को शहर के ग्यासपुरा इलाके में गैस रिसाव के कारण लुधियाना में 3 नाबालिगों सहित 11 लोगों की मौत की मीडिया रिपोर्टों के आलोक में मामले की सुनवाई कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने कहा ये ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में किए जाने वाले उपायों की भी सिफारिश कर सकता है। एनजीटी ने कहा है कि घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देना आवश्यक है। पीठ ने कहा कि जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों से इसे वसूल करने के लिए स्वतंत्रता के साथ पहचाने गए निजी ऑपरेटरों की अनुपस्थिति में राज्य को मुआवजे का भुगतान करना होगा। नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। अदालत ने यह भी कहा कि गठित समिति से 1 सप्ताह के भीतर बैठक कर सकती है और अपना कार्य 1 महीने के भीतर पूरा कर सकती है। रिपोर्ट 30 जून को या उससे पहले एनजीटी को सौंपी जा सकती है। लुधियाना के ग्यासपुरा में जहरीली गैस के कारण एक परिवार सहित 11 लोगों की दुखद मौत के बावजूद घरेलू, औद्योगिक और डेयरी इकाइयों से प्रदूषित अपशिष्टों का राजधानी के विभिन्न हिस्सों में सीवर लाइनों और खुले नाले में प्रवाह जारी है। नगर निगम या एमसी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पीपीसीबी के अधिकारियों ने सीवर लाइनों और खुले नालों में प्रदूषकों को प्रवाह को रोकने के लिए कई कदम उठाने का दावा किया है। उधर पीपीसीबी ने हाल ही में 22 औद्योगिक इकाइयों में अपशिष्टों के अतिरिक्त निर्वहन के लिए रंगाई मशीनों को सील कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला था कि 625 MLD घरेलू अपशिष्ट, 134 MLD औद्योगिक उत्सर्जन और 6 MLD डेयरी कचरा सतलुज सहायक नदी में बह रहा था। बहरहाल मामले की जांच जारी है और अभी तक हादसे का कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि बीते रविवार की सुबह ग्यासपुरा इलाके में गैस लीक होने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बेसुध हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजूआना की फांसी की सजा पर माफी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को जल्द फैसला लेने को भी कहा है। राजूआना लगभग 27 साल से जेल में बंद हैं। उसकी दया याचिका भी 10 साल से ज्यादा से केंद्र सरकार के पास लंबित है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजवाना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने बलवंत सिंह राजवाना की मौत की सजा को माफ करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच ने गृह मंत्रालय से बलवंत सिंह राजवाना की दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहा है। राजवाना के अलावा आतंकी जगतार सिंह हवारा को बेअंत सिंह की हत्या के मामले में 2007 में सजाए मौत सुनाई गई थी। 31 मार्च 2012 को राजवाना को फांसी देने की बात भी तय कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद से राजवाना की फांसी की सजा टलती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने सजा बदलने वाली दया याचिका पर फैसला लेने का हक केंद्र सरकार को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र राजवाना की दया याचिका पर फैसला करने में विफल रहा। कोर्ट ने केंद्र से दया याचिका पर विचार करने और फैसला लेने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, सक्षम प्राधिकारी समय आने पर फिर से दया याचिका पर विचार कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। रिट याचिका का निपटारा उसी के अनुसार किया जाता है। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राजवाना की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसने मौत की सजा को इस आधार पर माफ करने की मांग की थी कि केंद्र काफी समय से उसकी दया याचिका पर फैसला नहीं कर रहा है। राजवाना को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजवाना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोहतगी ने तर्क दिया था कि लंबे समय तक दया याचिका पर बैठे रहने के दौरान राजवाना को मौत की सजा पर रखने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राजवाना की ओर से दायर दया याचिका पर फैसला करने में देरी के लिए केंद्र को फटकार लगाई थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने कहा था कि वह मामले में स्थगन देने के केंद्र के वकील के अनुरोध पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के वकील से कहा था कि उसके मई 2022 के आदेश के 4 महीने बीत चुके हैं, क्योंकि उसने राजवाना की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी पर सवाल उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो संसद द्वारा धन विधेयक के रूप में कानूनों को पारित करने से संबंधित सहित कुछ संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की बेंच गठित करने के अनुरोध की जांच करेंगे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा धन विधेयक से संबंधित मामले का उल्लेख किए जाने के बाद उन्होंने ये टिप्पणी की। सिंघवी ने कहा कि ये 7 जजों की बेंच का मामला है, मनी बिल का मुद्दा है। मुझे एहसास है कि इसे तुरंत गठित नहीं किया जा सकता है। लीड याचिका रोजर मैथ्यू है। CGI ने जवाब दिया, मैं 7 न्यायाधीशों की पीठ के मामलों का गठन करना चाहता हूं। देखेंगे, धन विधेयक वे विधेयक होते हैं जिनमें विशेष रूप से कर लगाने और संचित निधि से धन के विनियोग के प्रावधान होते हैं। इन्हें केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा केवल धन विधेयक में संशोधन का सुझाव दे सकती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों पर की गई सिफारिशें लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, जो इसे अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकती हैं। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि धन विधेयक के रूप में वित्त अधिनियम 2017 के पारित होने की वैधता को एक बड़ी पीठ द्वारा तय किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरणों के कामकाज से संबंधित याचिकाओं के एक बैच में निर्णय आया, जिसमें वित्त अधिनियम 2017 को चुनौती भी शामिल है, जिसने न्यायाधिकरणों के कामकाज को नियंत्रित करने वाली योजनाओं को नया रूप दिया था। उस स्थिति में राज्यसभा द्वारा लोकसभा में पारित विधेयक के संबंध में दिए गए सभी सुझावों को रद्द कर दिया गया और अधिनियम 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। यह याचिकाकर्ताओं का मामला था कि धन विधेयक के रूप में वित्त अधिनियम का पारित होना पूरी तरह से अनुचित था और संविधान के साथ धोखाधड़ी के समान था। आधार अधिनियम को धन के रूप में पारित करने के संबंध में एक पूर्व निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था। चूंकि वो फैसला भी 5 जजों की बेंच का था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले में इस मामले को 7 जजों की बेंच को रेफर करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि CGI चंद्रचूड़, जो उस समय एक न्यायाधीश थे, उन्होंने आधार के मामले में असहमति जताई थी और कहा था कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा दर्ज दिल्ली आबकारी नीति के मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से गुरुवार तक मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का प्रयास करने को कहा ताकि याचिका पर सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका के साथ सुनवाई की जा सके, जो उसी दिन के लिए सूचीबद्ध है। सिसोदिया ने पत्नी की तबियत को देखते हुए अंतरिम जमानत मांगी है। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक विस्तृत आदेश में विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने कहा था कि प्रथम दृष्टया पूर्व आबकारी मंत्री ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आपराधिक साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। ये आरोप लगाया गया कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की। केंद्रीय एजेंसियों का मामला ये है कि आबकारी नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 वकीलों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की और उसके लिए कॉलेजियम ने खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ के कॉलेजियम ने शैलेश प्रमोद ब्रह्मो, फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन पर खुफिया ब्यूरो की सिफारिश की है। पूनीवाला के खिलाफ आईबी की नकारात्मक रिपोर्ट थी जिसमें उनके सीनियर पर सवाल उठाए गए थे क्योंकि कथित तौर पर सीनियर ने कुछ आपत्तिजनक लेख लिखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आईबी की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि फिरोज पूनीवाला के सीनियर ने 2020 में भाषण की स्वतंत्रता और देश की अभिव्यक्ति की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लेख लिखा था। उस लेख का उनकी अपनी योग्यता या साख से कोई संबंध नहीं है। पूनीवाला के पूर्व सीनियर वकील द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी अपनी क्षमता या साख पर कोई असर नहीं पड़ा। जूनियर और सीनियर के बीच कोई नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होता है। पूनीवाला के लिए कॉलेजियम ने लिखा कि वो न केवल कानून और न्याय शास्त्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं बल्कि अल्पसंख्यक पारसी समुदाय से हैं। इससे बेंच को विविधता भी मिलती है और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व भी। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आईबी की आपत्तियों को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 3 वकीलों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को फिर से भेजी है। सीजीआई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने मंगलवार को पारित प्रस्ताव में कहा कि पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और उपायुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों के आधार पर उनकी जांच और मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद उनके नामों की संस्तुति की गई है। साथ ही कॉलेजियम ने यह भी कहा कि मौजूदा परंपरा के अनुसार उनकी परस्पर वरिष्ठता तय की जानी चाहिए। कॉलेजियम ने बताया कि 26 सितंबर 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद सिफारिश की थी और न्याय विभाग ने 26 अप्रैल 2023 को फाइल को सुप्रीम कोर्ट भेजा था। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। अब हमारे वेब रिपोर्टर आपको विस्तार में समझाएंगे कि कॉलेजियम क्या होता है और ये काम कैसे करता है। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रोसेस है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। बेसिकली कॉलेजियम ही डिसाइड करता है कि न्यायपालिका को कौन और कैसे चलाएगा। आपको बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 4 सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस। कहानी में ट्विस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि सरकार कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाती है। इनका मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम में अंकल कल्चर यानी केवल जान पहचान वाले लोग या रिश्तेदार ही आगे बढ़ते हैं। कॉलेजियम सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है, ये 1998 में ही वजूद में आया है और इसके आने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले जिम्मेदार हैं जिसे जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है।
रांची के एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है। अदालत ने राहुल की व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रद्द कर दी है। रांची में प्रदीप मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामला मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस का है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिनों की मोहलत भी दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। राहुल ने सूरत की कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थी, जिनमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी पर 3 मई को सुनवाई होनी है। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.